हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज़ मी प्रगति मिश्रा और आज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं इंग्लिश। जो आपका डीएलएड का पेपर है वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त करना चाहती हूँ कि 90% ऑफ द पेपर आपका इस वीडियो से आएगा। लास्ट में मैं आपको 15 to 19 के सारे बाकायदा पेपर्स भी दिखाऊंगी और आपको एक प्रूफ दिखाऊंगी कि आपके सारे प्रश्न 2015 से 2019 तक के यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। तो यहाँ पर जो ग्रामर है उसको सिखाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एम ये सारे के सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया है। अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हों, चाहे आपके वो शॉर्ट टाइप हों, चाहे वेरी शॉर्ट हों, सारे के सारे आपको मिलेंगे। इसलिए ये एक मैराथन आपका वीडियो है और ऐसे ही मैंने हर एक सब्जेक्ट के आपके वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो सारे वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। तो क्या कहलाता है ये? फोनेटिक्स। ठीक है, आपको फ़ोन से भी पता चल रहा है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो ये हो गए डी और डी दोनों में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो आई, मी, माइन और यू, चार ऑप्शंस आपके दिए हैं। आई, मी, माइन, ये आई, मी, यू ये हम लोगों का पॉजेसिव केस नहीं है। यहाँ पर माइन पॉजेसिव केस है। कैसे? दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। पॉजेसिव का मतलब होता है एक तरीके से आप अधिकार रख रहे हैं किसी चीज़ पे, तो ये हो जाएगा माइन। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंस करके भी दिखाया, ये होता है नेट। तो जी हो गया साइलेंट। जैसे कि साइकोलॉजी वर्ड है, ये स्टार्ट होता है पी से, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी ऐसे स्टार्ट होता है पी से, बट यहाँ पर साइलेंट क्या है? पी, सिर्फ साइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बीच में बताती रहूँगी और हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, कौन किससे रिलेट करती है? वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, लेटर से या फिर ए और बी से। तो वर्ड और सेंटेंस से स्ट्रक्चरल अप्रोच करती है, क्योंकि एक तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न के थ्रू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। तो दिस इज द 6th डे। पहले हम लोगों का आ जाता है, देखिए संडे से हम लोगों का संडे को पहला दिन माना जाता है। ठीक है, तो संडे हो गया पहला, फिर हो गया मंडे, फिर क्या हो गया? ट्यूसडे, फिर क्या हो गया? वेंसडे, देन क्या हो गया हम लोग का? थर्सडे, थर्सडे भी तो होगा, देन हो जाएगा फ्राइडे। ये हो गया 6th डे ऑफ द वीक। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? संडे से। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स या फिर ऑल ऑफ देम। ये टीचिंग एड्स क्या हो गया आपका? जो आपके ये ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य और दृश्य सामग्रियां जो आपकी होती हैं उनको कहते हैं। तो टीचिंग एड्स कौन से इनमें से? इनमें से हम लोगों के चारों के चारों हैं। ठीक है, ये हो गई श्रव्य दृश्य, ये हो गई केवल श्रव्य, ये हो गई केवल दृश्य। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर आंसर्स क्या हो गए? ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइडे इज द वीक, ये हम लोगों ने देख लिया। 6th और ऑल ऑफ देम। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। अब यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, सीजे डॉटसन, नेस्फील्ड, रेन या फिर शॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया, मेरे टाइम पर भी ये पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सीजे डॉटसन। लिख सकते हो कहीं पे, ये मेथड्स वगैरह की एक क्लास आपकी मैं बनाकर डाल दूंगी, जो आपको जो भी सेकंड सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के हैं उन सभी के काम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस। ठीक है, फिर से ये अधिकार वाली चीज आ गई। तो आई, होम, हु, हुज, इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पर सही हो जाएगा हुज।
विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। आपको पता होगा वो विसल बजा, टाइगर श्रॉफ का गाना आपने सुना होगा, विसल बजा, ना सुना हो तो देख लेना एग्जाम्स के बाद। तो यहाँ पर क्या है साइलेंट, यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं। मैंने बोला वी स ल, तो और लिखा क्या है विस टल, तो यहाँ पर सही क्या चीजें हो, क्या क्या हो गई, ये एच वी, मैंने बोला वी सल, तो एच और टी, तो ये प्रोनाउंसिएशंस थोड़े से आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ये करेक्ट आंसर्स थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, बताइए। चूज, चूजर, चूजी या फिर चूजली। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये है चूजी, ठीक है। ही इज वेरी चूजी, बहुत ही ज्यादा चूजी है, इस तरीके की चीजें। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे या फिर वेंसडे, ये लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सही है हम लोगों का वेंसडे, इसको वेंसडे बोलते हैं। हो सकता है आपका यही आ जाए कि इनमें साइलेंट कौन सा, तो वेंसडे। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, तो ये देखो दोबारा से आया है, मैंने आपको बताया था कि ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखें इनमें से, इसमें से कौन सा सही है। तो ये सही है प्रोफेसर सीजे डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड या डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड भी इसे कहते हैं, ढाका के थे। इज ऑल्सो नोन एज, बताइए, प्ले, प्रैक्टिकल, रीडिंग या फिर इंडक्टिव मेथड, कौन सा होगा यहाँ पर सही। यहाँ पर सही हो जाएगा इंडक्टिव मेथड, इसको बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था, वो आपने शायद डॉक्टर वेस्ट का मेथड पढ़ा होगा, नया मेथड। जब आपका ग्रामर मेथड और ये टोटल जो आपका डायरेक्ट मेथड था, ये सारे फेल हो गए थे, तब इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला था। ये सारे का सारा एक्सप्लेनेशन जो है मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपको वहां पर पड़ी हुई मिले। आप जो प्लेलिस्ट हैं उनको सर्च करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से देखिए। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की सर्च करनी है तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, और फोर्थ की तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सर्च करना है, जैसे कि अभी मैं इंग्लिश और इन सब की सिंगल वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वो आपका रहेगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, फिर सब्जेक्ट का नाम आपका जैसे इंग्लिश बाय प्रगति मिश्रा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश बाय प्रगति मिश्रा। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे वीडियोस। आगमन विधि एक पॉजिटिव विधि होती है, ठीक है, और बच्चों के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। निगमन विधि बाद में सीखते हैं। निगमन में निगमन विधि से याद कर लो नियम, नी से निगमन, नी से नियम, तो वो रहता है आपका डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव क्या है आपका, आगमन। नियम से उदाहरण की ओर, ये होता है आपका डिडक्टिव में, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, मतलब नियम सिखाया जा रहा है उसमें कि किस तरीके से बने हैं। सही जवाब ये सब है, देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, कौन सा क्या रहेगा आपका, आर्टिकल भरा जाएगा। तो देखिए मैं एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी बना रही हूँ आपकी, तो जब आपके एग्जाम्स हो जाए आप इत्मीनान से बैठ के डिटेल में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ज़रूर से देख लेना बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय प्रगति मिश्रा, या फिर डायरेक्टली वीडियो चैनल के सर्च में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर क्या है, एट डैश होटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी, एट द होटल। चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड, तो यहाँ पर वॉज होगा, वर होगा, इज या होगा या फिर आर होगा, यहाँ पर हो जाएगा वॉज, क्योंकि ईच है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक, प्रत्येक में क्या हो जाता है, प्रतिधन एक होता है, तो यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, तो हो जाएगा हम लोगों का वॉज, वर नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे पनिश्ड लिखा है इसलिए वॉज था, इसीलिए इज भी नहीं था, ठीक है। इज और आर प्रेजेंट पहले ही कैंसिल हो गया इस वजह से। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड,
अब देखो, मैं पता है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि पहला ही आपका क्वेश्चन जो है ग्रामर से रिलेटेड था, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्रामर की स्पेलिंग आधे लोग गलत लिखते हैं। द राइट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज दिस। यहाँ पर AR होता है, ना कि ER। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। 4 ऑप्शंस हैं आपके बाइलिंगुअल मेथड। अब ये आप देख रहे हो कि तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जब एक लाइन से आप सारे क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफेसर CJ डॉटसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आंसर आपको एक साथ आपकी सुविधा के लिए रखे गए हैं। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, HE पामर, प्रोफेसर CG डॉटसन या फिर O जेस्पर्सन। तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग कहीं लिख सकते हो इसको। डॉक्टर वेस्ट का था न्यू मेथड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, जो कि आपकी जो आपका ट्रांसलेशन मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद में जब ये फेल हो गया था बाइलिंगुअल मेथड, उसके बाद जब ये फेल हो गया था तब इन्होंने बनाया था डॉक्टर वेस्ट ने एक मेथड। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच की कड़ी क्या है, तो वो कहलाती है बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें यूज होती हैं। और जो आपकी अगर क्लासिकल पूछा जाए, क्लासिकल वाला कौन सा है, तो आपका कहा जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज क्लासिकल, क्योंकि काफ़ी पहले समय से चला आ रहा है। और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो कहलाता है नेचुरल। तो अगर पूछता है नेचुरल मेथड कौन सा है, तो डायरेक्ट मेथड। ये सारे आपके TT और CTET में भी इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी भी क्लासेस लेती हूँ, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और ये आपके इस पेपर में भी आ सकता है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, कौन सा हो जाएगा? आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट, ऑफ या फिर बाय, क्या रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही जवाब है ये है एट। अब आप सोचोगे कि रिक्वेस्ट के साथ तो ऑन लगता है, तो रिक्वेस्ट के साथ ऑन तब लगता है जब आप कोई फ्यूचर की बात कर रहे हो कि फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तब आप रिक्वेस्ट तब आप ऑन का यूज़ करोगे रिक्वेस्ट के पहले। लेकिन जो एट हिज रिक्वेस्ट है, एट योर रिक्वेस्ट है, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है। ठीक है। ये मतलब इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीरीज में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताएंगे, अभी आपका जल्दी पेपर करवाना है वरना पूरी चीज़ बताते हैं। ये एट हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, सॉरी, एट हिज रिक्वेस्ट और एट योर रिक्वेस्ट, ये एक फ्रेज है, तो एक यूनाइट वर्ड की तरह यूज़ होता है, सेपरेट वर्ड्स की तरह नहीं यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर एट लगा है। और अदरवाइज रिक्वेस्ट के पहले ऑन तब लगता है जब फ्यूचर की बात होती है। और आप देख रहे हो कि ये बात हुई है हमारी पास्ट की, तो पास्ट या फिर प्रेजेंट हो तो एट लगता है, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। ठीक है। तो अ ग्रेट मैन एंड द या फिर बोथ ए एंड द, कौन सा वाला हो जाएगा सही? यहाँ पर हो जाएगा अ, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद। तो यहाँ पर रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले टुडे, देन होगा टुडे मैन इज, सब्जेक्ट लगेगा है ना, फिर हो जाएगा हम लोगों का मैन इज प्लेइंग विद, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन हो गई हम लोगों की वर्ब के साथ ING फॉर्म, प्लेइंग विद नेचर, नेचर, तो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों का एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, और ये सेंटेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है। ये सारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये सारे जो हैं फ्यूचर, सारे टेंसेस मैंने आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में वर्ब के पोर्शन में डाले हुए हैं। जब आपके एग्जाम्स एंड हो जाए तब आप ज़रूर से देख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बेसिक से इंग्लिश आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नाउन से मैं पूरा वहाँ पर पढ़ाई हूँ। ठीक है। तो देख लीजिए सही जवाब कौन कौन से थे, ये वाले। बढ़ते हैं आगे। विच मेथड इज अ मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही अभी बताया था, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। और मैंने यूं ही बता दिया था वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, और आगे ये क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर। देख बताइए, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, बाइलिंगुअल है, और हर्बैशियन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा
बाइलिंगुअल, मैंने बताया था बीच की कड़ी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, बताइए। TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी कि यहाँ पर सी वाला सही है। आंसर देख लीजिए, आपके ये वाले सही हैं। बढ़ते हैं आगे। फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज, वी गॉट इन डिफिकल्टीज होगा यहाँ पर, वी गॉट इन डिफिकल्टीज। वॉट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, दो प्रोडक्टिव स्किल्स यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल्स हैं आपकी। प्रोडक्टिव मतलब जिनमें कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ उत्पादन होता है, तो कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स होंगी बताइए। हो जाएंगी, मतलब जैसे आप चार होती हैं, LSRW होती है, ठीक है, ये याद रखो, ये क्रम से भी है। बच्चा सबसे पहले ये सीखता है, फिर ये सीखता है, फिर ये सीखता है, फिर ये सीखता है। सबसे पहले लिसन करेगा तो कोई चीज़ प्रोडक्टिव नहीं होगा ये, ठीक है। और ये आपका लिसनिंग हो गया, देन हो गया आपका ये स्पीकिंग, जब बोलेगा तो कुछ बाहर निकलेगा, फिर जब पढ़ेगा तो कुछ दिमाग के अंदर जाएगा, जब लिखेगा तो उसके एक्सप्रेशंस दुनिया के सामने विचार प्रस्तुत करेगा। तो कौन सी हो गई, स्पीकिंग एंड राइटिंग। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए देखते हैं सही आंसर। नेक्स्ट, विच फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रोनाउन, whom, which, who और whose। तो यहाँ पर जो है आपको सूटेबल प्रोनाउन भरना है। डू यू वॉन्ट टू मीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु डू यू वॉन्ट टू मीट, विच, हुज क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर डैश डू यू लाइक मोस्ट, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड आपका छूट गया, यहाँ पर था पेन, ठीक है, क्योंकि कोई निर्जीव चीज़ है इसलिए यहाँ पर आपका लग जाएगा विच। विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, हु इज़ योर ब्रदर, तो यहाँ पर हो गया हु इज़ योर ब्रदर। और लास्ट क्या हो गया, हुज बुक इज दिस, हुज, ठीक। तो ये इनका यूज वगैरह जो है वो सब आपको इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मिल जाएगा मेरी। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड, प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउंस मैं कर रही हूँ ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है, फ्लुएंसी को, पॉज को, रिदम को, या फिर इन सभी को। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ये सही जवाब है। अ लैंग्वेज कैन बी अक्वायर्ड थ्रू, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये फ्लुएंसी, आपकी प्रवाहता और जो जिस तरीके की रिदम आप यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर पॉजेज ले रहे हैं, इन सभी से रिलेट करता है प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक सिंगल वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, पूरी जितनी इंग्लिश आप बोल रहे हो लगातार वो पूरा इंक्लूड करता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रेपिटेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वाला यहाँ पर सही होगा जवाब आपका, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लैंग्वेज सीखने का पहला चरण ही होता है मोटिवेशन। जब आगे TET पढ़ोगे, CTET पढ़ोगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसीलिए अभी से जो है जो आप पढ़िए वो थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि आगे कम मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन पहला चरण होता है, एक्सपोजर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे भाई, घर में बैठे बैठे इतना लैंग्वेज थोड़ा ना सीख पाओगे, जब समाज से मिलोगे तब सीखोगे। और रिपीटिशन, अगर आपने एक बार पढ़ के तो आप अपना पाठ्यक्रम भी भूल जाते हो, तो लैंग्वेज तो अलग ही बात है, बार बार बोल के ही आप सीखते हो, रिपीट करके, ठीक। तो सही जवाब था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक। और एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, प्रोडक्टिव स्किल्स एक बार फिर से बता देते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, मतलब ये रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 3 बार आया है ये अभी तक 19 के पेपर तक, 15 से लेकर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, जो उद्देश्य है दूसरी लैंग्वेज सिखाने का, दूसरी लैंग्वेज मान लो हम लोगों की पहली लैंग्वेज है हिंदी, दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश, जो पहली लैंग्वेज होती है हिंदी उसको हम लोग मदर टंग भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी जो भी ओरिजिनल रीजन में जिसकी जो भी है उसको मदर टंग कहते हैं, या फिर कहते हैं सोर्स लैंग्वेज। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है, मान लो इंग्लिश है हम लोगों की, तो उसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। तो हमें इसके थ्रू इसके से इस पे आना होता है किसी मीडियम के द्वारा।
तो यहाँ पर हम लोगों का सही जवाब कौन सा होगा? देखो, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सीखने समझने के लिए, तो ये सही हो गया। टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रहेंशन, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको हम लोग कॉम्प्रहेंशन के साथ में पढ़ सके, मतलब समझ के साथ पढ़ सके, सही हो गई। टू फॉरगेट द मदर टंग, अब हम इंग्लिश सीख लें तो क्या हिंदी भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे भाई, मातृभाषा है हम लोगों की। नेक्स्ट क्या है? टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, लैंग्वेज को सही ढंग से सीखने के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीन तीन हो गए आपके, इससे थर्ड वाला गलत हो गया। और जो आपका कुंजी वगैरह है उसमें आपका दिया गया है यहाँ पर सेकंड दिया गया है। तो जिस कई लोगों ने वीडियो में भी बताया, मैंने देखा कि सेकंड बताया है जो कि कुंजी में लिखा था, बट ये गलत है, कुंजी में गलत लिखा है। बहुत से क्वेश्चन कभी कभी कुंजी में गलत मिल जाते हैं, मैं काफ़ी क्वेश्चंस को देख के ही आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो ये एक रीज़न बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपके आगे के भी जो सेमेस्टर्स हैं उनमें भी आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनते रहेंगे। और अभी तो आपका हर एक सब्जेक्ट पे एक एक वीडियो जो है एकदम रामबाण की तरह कार्य करेगा। तो आप बाकी जो वीडियोज़ हैं, DL सेकेंड सेमेस्टर, आपके सब्जेक्ट का नाम बाय प्रगति मिश्रा, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको कई सारे लिंक्स जो है मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में भी आपके सजेशंस में भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है नीचे नीचे कमेंट है, कमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लिंक्स। ठीक है, तो एक एक वीडियो ये वाला तो ज़रूर देख के जाना पेपर के पहले, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। विच कॉम्पोजिशन provides students for free thinking, राइटिंग composition, ओरल composition, गाइडेड composition या फिर फ्री composition, कौन सा वाला यहाँ पर हम लोगों का सही हो जाएगा? तो ये हम लोगों का सही हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट वाला, राइटिंग composition, स्टूडेंट को फ्री थिंकिंग के लिए कौन सा composition प्रोवाइड किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका राइटिंग। बाकी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन या फिर इनमें से सभी, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? टीचिंग पोएट्री जो है, मतलब पोएट्री हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए, जिससे उसको आनंद आए, वो चीज़ों को समझ सके और एक तरीके से प्रशंसनीय बना सके, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पोएट्री टीचिंग का मेन रीज़न यही होता है कि बच्चे को एक तरीके से बोरिंग पढ़ाई से दूर करा जा रहा है और एक एंजॉय की चीज़ भी लाई जा रही है, जिससे वो खेल खेल में चीज़ों को मतलब समझ सके, एंजॉय करते हुए समझ सके। ठीक, देख लीजिए सही जवाब आपका, यहाँ पर ये गलत था, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला। भाई मदर टंग को तो कतई नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर आपका जो MCQs वाला पार्ट था 2015 से 2019 तक का, वो समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको, देन उसके बाद में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर मैं करवाऊँगी। चलिए देख लेते हैं जो अब हम लोगों के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनमें आपको पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 2 लाइन या फिर इवन 1-2 वर्ड से भी आपका जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक ही नंबर मिलेगा। चाहे आप 10 लाइन लिख दो तब भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। तो ज़रा समय का ध्यान रख के लिखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट टाइप में तो 5 लाइन लिख दो और जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हों शॉर्ट वाले हों, वेरी शॉर्ट में आप तो तनिक ध्यान रख के आप करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो वेरी शॉर्ट वाले हों उनमें आप 5 लाइन लिखो और लास्ट में टाइम ही ना बचे, तो जो शॉर्ट वाले हैं उनमें आप 1 लाइन लिख लिख के छोड़ना पड़े। ठीक है, तो ये ध्यान दे के करिएगा, 1 नंबर तब भी मिलेगा आपको अगर आप 1 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे तभी भी। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर समझाने के बेसिस पे लिखा हुआ है, केवल इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। A noun is a name of person, place, animal or thing. It performs several functions in English, but naming is clearly most important. ठीक, ये आपने कर दिया। देन उसके बाद डिफरेंस बताना था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है। अब प्रोनाउन जो है, एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, तो बाकी आप ये सेक्शन जो है ये
मिस कर सकते हो क्योंकि ये बताया नहीं गया है आपको कि आप पूरा ये ना लिखो, बट हाँ फॉर एग्जाम्पल आप खाली इतना लिख सकते हो, 2-3 चीजें यहाँ पर आप मेंशन कर दो। बट बाय द वे आपको जो है, जो इसके पार्ट्स हैं, इसके साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी तैयार कर लो। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। एयर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एयर क्या है, तो एयर है एक एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं, एयर मटेरियल नाउन है क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जैसे कि आपका कनेक्शन है, फीलिंग है और आपका हेट्रेड है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रोनाउन पे आ जाते हैं। प्रोनाउन, अब ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारे के सारे प्रोनाउन ना मैंने आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले एक बार अपनी इंग्लिश ब्रश अप करने के लिए जरूर से देख लेना। और देखोगे तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि आगे आप भूलो ना, जब भी नोटिफिकेशंस आए तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, हमें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का, इसको करना है हम लोगों को पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाता है, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। जहां पर शुड लगा होता है, जहां पर शुड लगा होता है वो चेंज हो जाता है बी में। चाहे शुड हो, चाहे आपका यहाँ पर होता आपका कुड होता, ठीक है, और वुड होता, ये सारे आपके जब चेंज होते हैं तो आगे बी लग जाता है। और जो लास्ट सिंपल सी चीज, जो लास्ट वाली चीज है वो आपकी फर्स्ट पे आ जाती है, और जो फर्स्ट वाली चीज है वो आपकी पहुंच जाती है लास्ट पे, वो भी थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये था यहाँ पर सीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन इनटू वर्ब। तो जो अंडरलाइन नाउन है यानी कि सक्सेस, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, इसको काहे में चेंज करना था, वर्ब में। तो सक्सेस जो है एक नाउन है, सक्सेस यानी कि देखो सोचो, सक्सेस यानी सफलता, तो आगे लास्ट में ता लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, नाउन हो गया। और सफलता कैसा नाउन है अगर पूछा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और सक्सीड, सक्सीड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, चेंज हो गया आपका ये। अब राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच। तो यहाँ पर आर्टिकल देखिए 3 दिए थे, ए, एन और द। तो ए का एग्जांपल दिया है अ बुक, एन का दिया है एन ऑनेस्ट मैन, और सन का दिया है द सन। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अ बुक है, अ चेयर है, अ बॉय है, अ गर्ल, अ टीचर। एन के साथ में आप लगा सकते हो एन आउल। ठीक है, ऐसे करके ए ई आई ओ यू आप लगाओगे, एन जिसका जो है आपका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल निकल रहा हो, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि आपका यूरोप है, वो ई से स्टार्ट होता है, यूरोप। ठीक, बट EUROP होता है यूरोप। इसमें भी आपका साइलेंट वर्ड पूछा जा सकता है, कौन सा है, तो ई, यूरोप खाली कहते हैं, EUROPE। तो ई साइलेंट हो गया। अब इसमें हम लोग एन नहीं लगाएंगे, जबकि ये वॉवल से शुरू हुआ है, इसमें हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि साउंड जो है कह का आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, कॉन्स्टेंट का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, सॉरी, ना कि आपका वॉवेल का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 16, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। ये सारी डिटेल्स जितनी भी इंग्लिश की हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज देखना जाके, धीरे धीरे वहां पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो, अभी एक साथ तो आपको सारे नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे अपलोड होंगे वहां पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल में एप्पल के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा क्योंकि आपका वॉवेल है। ऑरेंज के आगे एन लगेगा क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट हुआ है एंड साउंड भी वॉवेल का है। गुआवा ए, क्योंकि साउंड का है का आ रहा है, जी का, यानी कि कॉन्सोनेंट का। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, तो ये है हम लोगों का कमल। राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। तो ये है ये स्पेलिंग गलत नहीं करना, आप लोग देख लीजिए, 14 और 40 में मत गलत करना आप लोग। 90 में NINE नहीं होता है, ये ध्यान देके करना। 97 और ये हो गया आपका 49,
ये क्यों पूछा गया? क्योंकि यहाँ पर FOURTY आप लोग लिख देते हो, तो यहाँ पर 14 और 40 और 90 NINE नहीं होता, ये ध्यान देना। एक और चीज आपसे पूछी जाती है, जैसे 3 1 है, ये पूछा भले ना जाए बट आपके काम में आएगा, पूछा भी जा सकता है। 3 1 है और तो ये हम लोग इसको ND लगाएंगे या फिर ST लगाएंगे इसके आगे, या फिर TH लगाएंगे? बताइए। ST लगाएंगे, मतलब 31, ये डेट लिखी है 31, तो हम लोग 21 बोलते हैं, तो 31 ND लगाएंगे, 31 फिर TH लगाएंगे, या फिर 31 के बाद ST लगाएंगे? सही जवाब इसका है, टाइम बिना वेस्ट करते हुए बता देते हैं, ST लगाएंगे। जैसे हम लोगों का 21 होता है, वैसे 31 होता है, वैसे ही हम लोगों का 41, 51, 61 होता है। ठीक है, वहां पे ND या फिर TH नहीं लगाते हैं आप। तो ये हो गई एक एक्स्ट्रा जानकारी। इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। यू डू योर वर्क रेगुलरली, यहाँ पे हो जाएगा यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, ये हो जाएगा डू नॉट डू। ठीक है, नेगेटिव में था क्योंकि ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यू डू योर वर्क, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एज अ वर्ब आपका मेन वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आपका ये डू यूज हुआ है। तो और जब नेगेटिव में हम लोग चेंज करते हैं, जब आपका ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल होता है, तो हम लोग डू लगाते हैं। अगर यहीं पे होता कि राम, तो राम डज नॉट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि वो सिंगुलर है, राम डज नॉट डू हिज वर्क रेगुलरली, ये करते हैं, बट यहाँ पे प्लूरल था इसलिए यू लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये वाला है हम लोगों का 20। ट्रांसफॉर्म द वर्ब सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इनटू वर्ब, द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या करना है आपको? चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब, ये एडजेक्टिव दिया है, इसको वर्ब में चेंज करना है। तो प्रॉस्पेरस मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा समृद्ध। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर, PROSPER, क्योंकि वो एक वर्ब हुआ आपका। और ये सेंटेंस तो इन्होंने नेगेटिव में बना के रख दिया है, तो ये इस तरीके से ये वाला सेंटेंस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर। तो ये जो आंसर्स हैं आपके, ये मैं थोड़ा डिफरेंटली आपको बता रही हूँ और पूरी तरीके से छानबीन करके करेक्ट करके बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोगों का दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, वर्ब की कर देनी होती है थर्ड फॉर्म। ये हर एक एक्टिव टू पैसिव के लिए अप्लाई होता है, चाहे किसी भी टेंस का हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, टीचर्स अस साइंस, अब यहाँ पे अस भी है और साइंस भी मिल रहा है, दो मिल रहे हैं। तो हम चाहे अस से बना ले चाहे साइंस से, पहला इन्होंने क्या किया, जब अस को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो हो जाता है वी। अब वी के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पर SEIES था, टीचर्स था, तो हम लोगों का ये था क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो गया आर। ठीक है, ये प्रेजेंट अपना कंटिन्यूअस वाला वर्ब फॉर्म इसने उठा लिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट साइंस बाय महेश, बाय सब्जेक्ट हो गया, या फिर क्या हो जाएगा साइंस, अब साइंस तो है सिंगुलर तो इज लग गया, साइंस इज टॉट बाय, टॉट अस बाय मिस्टर महेश। ठीक है। Point out the articles used in the following sentence. Long, long ago, there was a king in India. He had 3 sons. First son went to the forest where he overstayed. He was an honest person and gave genuine reasons for his late coming. तो point out the articles. Articles बताने थे, एक हो गया a, एक हो गया the first son, एक हो गया आपका द फॉरेस्ट। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से भी इन्होंने हल्का सा यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, तो बस इतने ही थे। बाकी प्रपोजिशंस आपसे पूछता तो ये हो जाता फॉर, है ना, बाकी इन हो जाता प्रपोजिशन। बढ़ते हैं आगे। विच इज आर नेशनल गेम। अब देखो आप ये पैटर्न देख रहे हो कि नेशनल, पहले लोटस पूछा, फ्लावर पूछा, फिर गेम पूछ रहा है, तो नेशनल चीजें जितने नेशनल आइकन्स हैं वो याद कर लो।
हॉकी, ठीक, नेशनल गेम हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल आर्टिकल। तो गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड आपका गुआवा ट्री। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच? द कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव मतलब आपका कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो आता है आपका, वो दोनों एक दूसरे के ट्रांसलेशन ही होते हैं। बस आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश अपने विचारों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। बाकी आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा खुद ही तैयार हो जाता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक आपका सेंडर होना चाहिए, एक आपका रिसीवर होना चाहिए और एक आपका मीडियम भी होना चाहिए। और सेंडर जो भी मैसेज सेंड करे वो रिसीवर को रिसीव करना चाहिए, और जो रिसीवर मतलब उसको रिसीवर को रिसीव होना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए। तो पूरी तरीके से एक कम्युनिकेशन यहाँ पर सेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं, फिर देन हम सुनते हैं, देन सामने वाला सुनता है और रिस्पॉन्स करता है, तो उसको ही कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। वैसे ही आप लिख सकते हो कुछ यहाँ पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही छाप दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंटर अप्रोच, मतलब लर्नर सेंटर अप्रोच ये होती है, मतलब कि जो सीख रहा है उस पर केंद्रित होती है मेनली। In this approach, everything from the fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो लर्नर बोल रहा है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए उसके बोलने में, जो भी चीज़ वो बोल रहा है वो एक उसमें शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट चीज़ें उसे बोलनी चाहिए, ठीक है, तभी तो सामने वाला समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। तो टीचिंग पोएट्री का अभी हम लोगों ने जो है शॉर्ट उसमें एमसीक्यूज में भी देखा था। तो टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रोप्रिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, ठीक है, मतलब ब्यूटी को उनको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, जो सौंदर्य है उसकी सराहना करना आना चाहिए, और राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। और आप लिख सकते हैं एंजॉयमेंट ऑफ द पोएम, ठीक है, बाकी कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पोएम ये सब भी लिख सकते हो। कॉम्प्रहेंशन करना सीखता है टीचिंग पोएट्री से। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, एस्पेक्ट कौन कौन से हैं उसमें, पक्ष कौन कौन से हैं, इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिदमिक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये क्या है, संवेगात्मक हो गया आपका, और ये क्या हो गया, संप्रत्यात्मक और रिदमिक, ये आपका कुछ रिदम से रिलेटेड होगा, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो अभी मुझे नहीं याद है। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब आ गए हम लोग 2019। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, ही इज लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो आप ये पैटर्न देख रहे हो कि बार बार एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है, तो एक बार फटाफट से एक्टिव पैसिव के जो हैं वो आप देख लीजिए, जो भी नियम होते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, तो यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड्स जो है ये आपका है एक सब्जेक्ट की तरीके से कार्य कर रहा है, हिम ऑब्जेक्ट, तो हिम को हम पहले ले जाएंगे, हो जाएगा ही, ये हो जाएगा ही। देन ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, तो ही वॉज लव्ड होगा, एक्चुअली यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा ही, यहाँ पर होगा वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको ईडी यहाँ पर पहले ही दिख रहा है, ठीक है, ईडी पहले ही दिख रहा है, तो हम लोगों का यहाँ पर ये पास्ट में ही चेंज होगा, ऑल ही वॉज लव्ड एट। और हाँ, एक चीज आप गायब कर दो, तो लव्ड बाय केवल कर दोगे, एट गायब कर दोगे, तो ये गलत है। जितने आपके वर्ड्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में उतने ही आपको चेंज करते समय रखने हैं। तो लव्ड एट लिखा है तो लव्ड एट ही रहेगा, केवल लव्ड नहीं कर दोगे उसको आप। चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर दिया हुआ लीड इज हेवियर देन ऑल द अदर मेटल्स, लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द अदर मेटल। अब सुपरलेटिव होता है, एक डिग्री नॉर्मल होती है, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। तो जो नॉर्मल होती है डिग्री, उसमें एक इंसान की बात होती है, कंपैरेटिव जो होती है उसमें दो इंसानों की तुलना की बात होती है कि ये बढ़िया लड़का है कि ये बढ़िया लड़का है। तीसरे वाला जो है आपका, इसमें बेस्ट की बात होगी, सबसे बढ़िया कौन सा है, तो उसके आगे या तो बेस्ट वर्ड लगा रहता है या तो EST ऐसे किसी वर्ड के एंड में लगा रहता है।
तो इससे आप पहचान जाओगे। और उस जो सुपरलेटिव डिग्री में होता है ना, उसके आगे द लगा रहता है हमेशा। द बेस्ट, द हैवीएस्ट, द बिगेस्ट और द लोवेस्ट, ठीक है, तो द लगा रहता है। तो और जो ये वाली होती है कंपैरेटिव वाली, बीच वाली कंपैरेटिव वाली जो होती है, इसमें देन लगा रहता है, क्योंकि दो के बीच में तुलना होती है ना कि राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है, तो देन बीच में लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने कर दिया था, लीड इज हैवीएस्ट। देखो यहाँ पर जब हैवियर था तब देन लगा था, जो कि मैंने अभी आपको बताया कंपैरेटिव जब था हैवियर था तो देन लगा था। ऑल देन ऑल अदर मेटल्स, तो बाकी सारे मेटल्स और लीड लेड है, सॉरी ये, ठीक है, मैं गलत उतनी देर से प्रोनाउंस कर रही थी इसको, ये लेड है। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ये हो गया आपका, यहाँ पर देखो द हेवीएस्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। जो यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव है वो हो गया इस साल सफिशिएंट, मतलब जितनी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो पर्याप्त जो है आपका एडजेक्टिव है, पर्याप्त, ठीक। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो ये भी आपका आता है, वन वर्ड भी आता है। तो एटलीस्ट कुछ वन वर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में है वो जरूर आप तैयार करके जाओ, रिपीट भी होता रहता है पेपर। लिंग्विस्ट, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, भाषाविद। और पॉलीग्लॉट, ये दूसरा वर्ड है, लिंग्विस्ट आप कह सकते हो। बाकी देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू एट 4:15 PM, जहाँ पर भी समय की बात होती है वहाँ पर हम लोग एट का यूज करते हैं। प्रपोजिशंस भी मैं अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपको बताऊंगी धीरे धीरे, वहाँ पर सारे वीडियोस आपके अपलोड होंगे, तो आप जो है वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा एग्जाम्स के बाद या फिर जब भी आपको टाइम हो। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यू वर स्पीकिंग टू समवन, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन। ये कैसे हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में करना है, जबकि ये है काहे में, आपका ये दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट और ये स्पीकिंग से पता चल गया हमें कंटिन्यूअस में। चेंज करना है परफेक्ट में, परफेक्ट की पहचान होती है कि हम लोग को हैड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट की, और जो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हम लोग हैज हैव लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगाते ही लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे हैज हैव हो, चाहे हैड हो, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यू हैड स्पोकन टू समवन हो गया हम लोगों का, बाकी कोई चेंजेस करने नहीं थे इसमें। मिक्स भी है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए इसमें इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं आपके, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड, तो ये सारे हैं। अभी आपका ये लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आप ये लास्ट तक देखिएगा जरूर, इस एक वीडियो में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। बढ़ते हैं आगे। विच आर द फॉलोइंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट, तो 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग की। LSRW मैंने आपको बता ही दिया था, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। बस पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि आप रटो इसको, बस एक बार ही आप पढ़ो इस तरीके से, और जो है चाहो तो इसी वीडियो को दोबारा से चला के दोबारा से देख के आप एक बार पढ़ लेना, और जितना याद रह जाए बस आप उतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरी कॉपी में एक एक लाइन तो कोई भी नहीं पढ़ता है, बस मेन मेन पॉइंट जो है आप शुरुआत में लिखो। अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हेडिंग की तरीके से लिखो, और यहाँ पर शुरुआत में आप जो है 2-3 लाइनें जो है मीनिंग, जिनका मीनिंग एकदम सटीक हो वो लिख दीजिए, बस काम खत्म। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट स्किल्स येट ग्रुप्ड टुगेदर। अब जैसे डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, उसी को आप ट्रांसलेट करके लिख लेना। देखो, लिसनिंग स्किल जो होती है वो व्यक्ति सबसे पहले लिसनिंग स्किल ही सीखता है, और लिसनिंग LSRW होता है ना, LSRW बड़ा बड़ा लिख देना, समझ जाएगा जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा। जो लिसनिंग स्किल होती है, जब हम लोग कोई चीज बोलते हैं, तभी जब हम लोग कोई चीज पहले सुनते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है सुन के सबसे पहले सीखता है, देन उसके बाद में वो बोलना सीखता है, उसके बाद में वो पढ़ता है, पढ़ना सीखता है, और उसके पढ़ना पहले सीखता है, देन लिखना सीखता है ना, तो देन लिखना वो सीखता है। जैसे पहले काखा गागा बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद अक्षर बनवाए जाते हैं, तो यही चीज आप यहाँ पर लिख देंगे कि पहले क्या है,
सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इज एसेंशियल। पहले हम लोगों को जो सुनने का विकास करने के लिए हम लोगों की सफिशिएंट स्किल होनी चाहिए सुनने में। मतलब एक बच्चे को इमेजिन करके आप लिख देना कि बच्चा क्या क्या करता है, मतलब ध्यान से सुनता रहता है चीज़ों को, देन वो रिपीट करता है चीज़ों को, तो स्पीकिंग स्किल यहाँ पर आ जाती है उसको। इसकी स्पीकिंग स्किल उसके यहाँ पर डेवलप होती है जब चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। ही लर्न्स डिस्टिंग्विश सच वर्ड्स विच आर सिमिलर टू हिज मदर टंग्स एंड ऑल्सो दोज हु आर नॉट फाउंड हिज मदर टंग। यानी कि उल्टा सीधा बोलता रहता है, उल्टा सीधा सीखता रहता है बच्चा पहले। फिर उसके बाद स्पीकिंग स्किल में क्या करता है, वो बार बार रिपीट करता है चीज़ों को, वाइल लर्निंग मदर टंग इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करता है चीज़ों का बार बार। जो जिस तरीके का करता है मम्मी पापा उसके, उसी तरीके की वो चीज़ों को रिपीट करता है। चाइल्ड लर्न टू स्पीक, ठीक, तो बस यही लिख देंगे आप। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी थी, इट इज़ अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस और अनइंटेंशनल इमिटेशन है। बच्चा ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मम्मी पापा की नकल उतारेगा, वो सीख रहा है भाई इस स्टेज में, तो वो ऐसे ही सीखता है। तो ये अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस एक वे होता है। थर्ड क्या हो गया आपका, रीडिंग स्किल, पढ़ने की जो आपकी पढ़ने का कौशल है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है, द रीडिंग स्किल हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद बच्चा पढ़ना सीखता है, ये लिख देना सबसे पहले। और ये बहुत सब में आप भी ये लिख सकते हो कि हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, है ना। थोड़ा सा बढ़ाने का, अगर जैसे आपका शॉर्ट है तो 3-4 लाइन करने का भी आपके अंदर स्किल होना चाहिए। In helping a learner to learn to read English, we should follow the same treatment meted out to him when he learns to read his mother tongue. Before starting reading in mother tongue, a child gets थॉरो प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। जब बच्चे, अब ये भी लिख सकते हो हर एक में कि जब रीडिंग स्किल बच्चा अगर सीखता है तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके पहले वाली स्किल में। जैसे कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसकी प्रॉपर होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस स्पीकिंग लिसनिंग में। जब बच्चा रीडिंग स्किल सीखता है तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए काहे में, बोलने में, स्पीकिंग में। जब बच्चा राइटिंग स्किल शुरू करता है तब उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस काहे में होनी चाहिए, रीडिंग स्किल में। तो 4 लाइनें तो ऐसे ही बन गई हैं आपकी, ठीक है। तो बाकी क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर टंग को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेता है। अमंग द ऑल 4 स्किल्स राइटिंग, फिर लिख दो राइटिंग जो है सबसे डिफिकल्ट टास्क है बच्चे के लिए सीखने के लिए, और ये सबसे लास्ट भी है। राइट, रिटन वर्ड्स आर विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, जो मतलब हम लोग स्पीच बोलते हैं, जो बोलते हैं सेकंड। और ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि ये प्रोडक्टिव है, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो ये इस तरीके के पॉइंट हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन है स्पीच का, मतलब एक तरीके से हम लोग जो बोलते हैं उसको, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब उसको लोग देख सकते हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन है। In speech, speaker can make various other devices such as gesture, intonation, facial expression। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है लिखने की। जैसे कि जब हम लोग स्पीकिंग स्किल में भी आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि जब हम लोग बोलते हैं, when we speak then we do gestures, मतलब हम लोग अपना हाथ चला चला के बात करते हैं। इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव जो है करते हैं बात में अपने बातों का मतलब समझाने के लिए, और अलग अलग तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस भी बनाते हैं। तो वही चीज़ आपका राइटिंग स्किल में जो होता है, ये कैसे होता है, केवल वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जो कॉमा और जो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके का वर्क करती हैं, जैसा कि हिंदी में ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। देयरफॉर अ राइटर हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स व्हाइल गिविंग एक्सप्रेशंस टू हिज थॉट्स, कि मतलब जब लिख रहा हो वो अपने थॉट्स को, तो कुछ सारी चीज़ों को अपने माइंड में वो रख कर लिखे, जिससे वो अपने एक्सप्रेशंस को पाठकों को समझा सके। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। अ माइजर हैज सम प्रॉपर्टी, मतलब कंजूस है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। ही सोल्ड एंड बॉट, तो या ही सोल्ड इट, ठीक है, ही सोल्ड इट, या फिर दिस यहाँ पर भरा जाएगा पहला वाला, ही सोल्ड इट एंड बॉट सम गोल्ड। यहाँ पर ये पॉइंट नंबरिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ही सोल्ड इट एंड बॉट सम गोल्ड, ही पुट इट इन अ पिट, पिट यानी होता है गड्ढा,
तो उसने पिट में रख दिया। ही यूज्ड टू गो टू सी इट डेली, मतलब डेली क्या करता था, देखने जाता था, खोद के गड्ढा। वन ऑफ हिज डैश सॉ इट, वन ऑफ हिज नेबर्स, पड़ोसी ने देख लिया। अब वो बोला मैं भी आऊं, मैं भी आऊं, है ना। तो ये पोएम आपने सुनी होगी। देखिए, ही थॉट दैट देयर मस्ट बी अ पीस ऑफ गोल्ड, यहाँ पर देखो दिया हुआ है देयर मस्ट बी अ पीस ऑफ गोल्ड। फिर क्या लिखा है, वन डे ही वेंट देयर एंड टुक इट आउट, वो वहां गया और उसने वहां निकाल लिया, ठीक है। और व्हेन द माइजर डिड नॉट फाइंड, माइजर को जब वो नहीं मिला, हिज गोल्ड ही बिगेन टू वीप, ठीक है। तो भाई रोज देखने क्यों जाते थे, जब रोज देखने जाओगे तो पड़ोसी देख ही लेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स टाइप्स। टू टेक देखो सेंटेंस को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स को लिखना है। सेंटेंस को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिख दीजिए आपकी जो है सेंटेंस, टू टेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टर्म सेंटेंस वी हैव टू नो सेवरल डेफिनेशंस। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप डेफिनेशन ही लिखो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि किसी महान आदमी की ही डेफिनेशन लिखनी है, आप अपने डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सेंटेंस इज अ वर्ड, सेंटेंस इज अ पेयर ऑफ वर्ड, ऐसे लिख सकते हो, सेंटेंस इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड, पेयर नहीं सेट ऑफ वर्ड बोल लेंगे, ठीक है। फॉलोड बाय अ पॉज रिवीलिंग एन इंटेलिजेंट पर्पज। सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हो, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, ठीक है। ये मेरी डेफिनेशन है। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मतलब सेंटेंस एक वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट है दैट मेक सेंस, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। मतलब कुछ भी अगड़म बगड़म सेंटेंसेस को वर्ड्स को हम मिला देंगे तो वो सेंटेंस थोड़ा ना हो जाएगा, वो एक दैट इज मीनिंगफुल लिख सकते हो। देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो देख लो कौन कौन से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये हो गए आपके 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव, वैसे असर्टिव में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो असर्टिव के बजाय आप पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें देखो क्या है, एवरी वन ऑफ द बॉय वॉज इंटेलिजेंस, नीदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। तो करेक्ट करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरी वन ऑफ द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, तो ऑफ द बॉय नहीं होगा, ऑफ द एवरीवन, यानी कि प्रत्येक, तो सिर्फ एक लड़के में से प्रत्येक थोड़ा ना हो सकता है, बॉयज होगा तभी। और यहाँ पर वॉज क्यों लगा है, वॉज इसलिए लगा है क्योंकि प्रति एक की बात हो रही है, बात तो एक ही की हो रही है, मतलब अलग अलग एक एक की बात कर रहा है वो, कि मतलब मान लो 5 लोग हैं तो पांचों इंटेलिजेंट हैं, प्रति एक, तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगा है। दूसरा, नीदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं ना आपके, इनमें मेनली आपकी वर्ब ही गलत होती है। वो देखना चाहता है पेपर जिसने भी सेट किया होता है, वो देखना चाहता है कि आपको ये चीज आती है कि नहीं, तो ये चीजें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और इनके लिए भी मैं आपसे कहूंगी कि मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में ये सारी चीजें जब पढ़ाऊँ मैं, तो आप अवेलेबल रहो, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड तक वीडियो देखना। ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपकी वीडियो बना रखा है, अगले सेमेस्टर के लिए भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो एक ही वीडियो में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देगा वीडियो, और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, या फिर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा बाय प्रगति मिश्रा, ऐसे करके जो भी आपका सेंटेंस सब्जेक्ट हो उससे सर्च कर लेना। नीदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क, तो ना मीरा ने किया ना उसके फ्रेंड ने किया है, दोनों ही आलसी हो गए हैं लग रहा है। मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क, तो नॉर हर फ्रेंड, यहाँ पर हैव नहीं होगा,
हैज होगा, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ना ही मीरा ने किया है ना ही उसके फ्रेंड ने किया है, इसलिए अगर एंड लगा होता यहाँ पर तो हैव होता। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले में आप काफी गलत करते हो। तो एक चीज ध्यान देना, जहां पर द बेस्ट लगा हो वहां पर आपको ना एज गुड एज ऐसे करके यूज करना होता है, ठीक है। और एक और चीज देख सकते हो, इज द बेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर बना दिया है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर बना दिया है पॉजिटिव, तो इस चीज का भी ध्यान रख के करना है। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में ही बताऊंगी, यहाँ पर शॉर्ट में ही मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम भी इतना ज्यादा नहीं है। नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दोनों सेंटेंस का जो मतलब है वो समान रहना चाहिए। पहला क्या था, लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर जो है वो इंडिया की बेस्ट सिंगर है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्या किया गया, नो कोई भी सिंगर इंडिया में लता मंगेशकर इतना अच्छा नहीं है जितना कि लता मंगेशकर, तो दोनों का अर्थ जो है वो सेम हुआ ना, एज गुड एज, नो अदर, एज गुड एज। तो जरा यही मतलब एक ही सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर जैसे याद कर लो कि एज गुड एज हमको लगाना है जब द बेस्ट का प्रयोग हुआ हो, और आगे नेगेटिव लगा के ऐसा सेंटेंस बनाना है जो जिसका अर्थ वही निकल रहा हो जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लो, रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। रीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की गीता है, तो यहाँ पर देखो गीता इज टॉलर देन रीता, जो गीता है वो रीता से लंबी है, सेम हो गया दोनों का अर्थ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करिए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द सीनरीज, देखो सीनरी होता है नॉट सीनरी, ये नाउन के जब नियम मैं आपको पढ़ाऊंगी तब ये चीज बताऊंगी, अभी नाउन मैंने बेसिक बेसिक आपका खत्म कर दिया है। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, मतलब ये आपका एज अ प्लूरल यूज होता है, कैटल और सीनरी दोनों चीजें। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, चाहे तुम्हारे वहां 1000 फर्नीचर्स क्यों ना हो, ठीक, कहेंगे उनको फर्नीचर ही। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री, ये थोड़ा टफ पड़ जाते हैं क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशन वाले और डिग्री वाले। गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये तो है आपका, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो देखो गांधी जी इंडिया के ग्रेटेस्ट सबसे महान क्या थे, लीडर थे, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना है इसका सेंटेंस जो जिसका अर्थ वही निकले। अब देखते हैं क्या निकलता है। गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी। अब यहाँ पर हम लोगों को कंपैरेटिव में चेंज करना था। अब कंपैरेटिव में याद रखो कि ई आर लगता है, ठीक है, और देन का प्रयोग होता है। तो गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, यानी गांधी जी के समान और कोई नेता नहीं था, ऐसा हम लोग बना देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कंपैरेटिव में, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर। नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव में चेंज करना है। बहुत ही कम गेम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट इस विश्व में, उतने ठीक है, इतने पॉपुलर हैं जितना विश्व में क्रिकेट। तो इसका क्या हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में ही पहले सोच के देखो, क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है, ये सुपरलेटिव बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द पता है क्यों लगाना जरूरी था, सिर्फ मोस्ट पॉपुलर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पर कंपैरिजन करी गई थी वेरी फ्यू गेम्स, मतलब अदर गेम्स को भी यहाँ पर हम लोगों ने एंटर कराया था, इस वजह से वन ऑफ द करा गया, उन वाले गेम्स को भी हम लोगों ने शामिल किया। वन ऑफ द लगाकर ही हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं सुपरलेटिव में,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग डिग्री, ये वाला हो गया हम लोगों का। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब ये लिख लो कहीं पे, क्योंकि आएंगे यही आपके, ठीक। एज सून एज चेंज होता है नो सूनर के बाद हैड लगता है हमेशा, तो एज सून एज को कहते हैं नो सूनर हैड, नो सूनर हैड टीचर एंटर्ड देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब यहाँ पर देन लगता है, मैंने जब किया था तो यहाँ पर देन वाला सेंटेंस भी आया था, तो कई लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर देन लगता है। मुझे तो पता था भाई, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ये हो जाएगा। टू ओल्ड टू वर्क हार्ड का मतलब हो गया कि वो इतना ज्यादा बूढ़े हो गए हैं कि वो अब हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। नेगेटिव में हो गया ये इस तरीके से करने से। तो यहाँ पर मतलब ये आपने शायद पढ़ा हो बचपन में, जहाँ पर टी के आगे डबल ओ लगा रहता है, टू वाला, उसको हम लोग कैन नॉट वाले से रिप्लेस करते हैं, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। एक और चीज ध्यान रखो, कैन नॉट में कैन और नॉट अलग अलग नहीं होता, कैन नॉट पढ़ते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, अब ये है पहली, ये है दूसरी, तो ये कंपार्टमेंट और ये ट्रेवल्ड। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डिरेक्टेड अगेंस्ट ईच, ही इज एज वाइज एज सोलोमन। तो यहाँ पर क्या किया गया, कंपेरेटिव बनाना है हम लोगों को। तो मतलब कि हम लोग का जो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसमें ER हम लोग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही, ठीक। ही इज एज वाइज, मतलब वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोलोमन जो है उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इस तरीके से चेंज हो गया। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन, कि बहुत, मैंने ऊपर आपको बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि जो है अर्थ ना चेंज हो। तो सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, तो क्या हो जाएगा, टेनिसन, कुछ पोएट्स जो हैं वो टेनिसन से कम महान नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, क्योंकि सुपरलेटिव में हम लोगों को यहाँ पर चेंज करना है। और एक बात बता दूं आपको, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन लिखा हुआ है, लेस ग्रेटर देन होना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेटर देन टेनिसन, यानी कि कुछ लोग, कुछ पोएट जो हैं वो टेनिसन से कम महान नहीं है, तो उन्हीं वन ऑफ द पोएट्स में, ग्रेटेस्ट पोएट में इन्हीं लोगों की बात हो गई जो लोग उससे कम महान नहीं थे, ठीक है, इसीलिए वन ऑफ द लगाया गया है यहाँ पे। पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है। भाई अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है। और जो आपका बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आपके लिए टोटली फ्री है, ठीक है, और इतना तो वर्थ करता है ये वीडियो। नेक्स्ट देखिए, When I was in Delhi, I visited the Red Fort, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ये नहीं था, जब कोई सी चीज की शुरुआत करते हैं तब कैपिटल करते हैं, और आई तो जब भी लिखते हैं हम लोग हमेशा कैपिटल ही बनाते हैं, चाहे यहाँ पे आई देख लो, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब हम लोग किसी नाउन का नाम लिखते हैं तब हम लोग कैपिटल बनाते हैं, मतलब किसी प्लेस का नाम लिख रहे हैं हम लोग जो फेमस है प्लेस। तो विजिटेड द रेड फोर्ट, वॉज इन दिल्ली, अब यहाँ पर आपकी बात खत्म हो रही है, हल्का सा अर्धविराम आप देके आगे आपने बात शुरू करेंगे। आई विजिटेड, क्योंकि यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी बात जो है अभी बाकी रह गई है। आई विजिटेड द रेड फोर्ट, अब देखो रेड फोर्ट जो है इसके आगे दा लगाना भी जरूरी था क्योंकि एक फेमस है ये मॉन्यूमेंट, और यहाँ पर ये छोटा कैपिटल्स में इसको लिख देते हैं हर एक, जो मान लो द ताजमहल होता तो ताजमहल का टी बड़ा बनता उस तरीके से। कुतुब मीनार को भी करेंगे और कुतुब मीनार के आगे भी दा लगाएंगे क्योंकि फेमस मॉन्यूमेंट है, कॉमा यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि नेक्स्ट
की बात आप कर रहे हो, द राजघाट, राजघाट की बात हो रही है, कैपिटल हो गया राजघाट। और राज और घाट, राजघाट एक ही चीज है इसलिए एक साथ लिख दिया। एंड अब जो कोई ये सेंटेंस इनका एंड हो रहा है तब एंड लगा दिया जाएगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में चीज रहती है ना उसी में हम लोग एंड लगाते हैं, उसके बाद कॉमा का यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये 2016 में आया है आपका। ही गिव मी एन एडवाइस। अब यहाँ पर जो एडवाइस है इसके साथ में एन नहीं लगता है, क्योंकि एडवाइस में आप ये नहीं जान सकते कि उसने एक सलाह दी, दो सलाह दी, वन एडवाइस, ये सब नहीं होता है। अ पीस ऑफ एडवाइस आप कह सकते हो, ठीक है। द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। अब देखो सीनरी ही घुमा फिरा के दे रहा है वो, ये हो जाएगा सीनरी। अब यहाँ पे पता है एडवाइस की जगह SE भी कर सकता था वो, ADVISE, लेकिन आपका यहाँ पर CE ही होता, क्योंकि SE वाला जो है आपका वर्ब में चला जाता है, और यहाँ पर तो वर्ब आपकी जो है गेव है ही, तो यहाँ पर हम लोगों को वर्ब नहीं लगानी है कोई भी, तो CE जो है ये एज अ नाउन वर्क करता है, यही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एज ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज गेम्स का क्या कार्य है, यही कार्य है कि वो जो भाषा है उसको एक समृद्ध परिवेश देते हैं, और उसके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नई मतलब अलग तरीके की लैंग्वेजेस, जो सेकंड लैंग्वेज अगर सीख रहा है तो सेकंड लैंग्वेजेस भी सीख जाते हैं, बाकी बच्चों से सीखते हैं, और इससे उनके अंदर एक प्रेम की भावना, एक सहयोग की भावना, एक दूसरे को के साथ पार्टिसिपेट की भावना, और एक दूसरे की हेल्प करने की भावना भी, एक तरीके से सोशलाइजेशन उनके अंदर आता है। इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, सम गेम्स आर प्रोवाइडेड, ये भी आप पढ़ सकते हो, जो लिखा हुआ है मैंने अपने अपने लैंग्वेज में आपको बता दिया। मैं कभी भी छापा हुआ नहीं लिखती थी, और ना अभी भी कभी लिखती हूँ, मैंने चीज़ों को हमेशा समझा है, तो आप भी समझ के ही लिखो, और थोड़ी बहुत इंग्लिश अपनी यूज़ करके। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये भी पढ़ना भी मत, एक भी बार पढ़ लो एक बार बस। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, रुकिए मैं यहाँ पर रोक देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है मैथमेटिक्स, ये भी साफ साफ दिख रहा है फिलोसफी। बढ़ते हैं आगे। पंक्चुएट द वर्ड द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वॉट एवर नेसेसरी। राम सेड टू श्याम, अब देखो राम का R बड़ा किया, सेड टू श्याम, श्याम का S बड़ा किया। अब वेयर आर यू गोइंग, श्याम रिप्लाइड आई एम गोइंग टू मुंबई। अब ये देखो एक इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कुछ लोग कहते होंगे जिसको, तब उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि किस तरीके से यूज होता है। तो इसमें ये वाला जो कॉमा है, ये वाला कॉमा, और देन ये इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस कहा जाता है वो ज्यों का त्यों रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है एक, और इसको इनडायरेक्ट में भी चेंज करने को आ सकता है आपका। राम सेड टू श्याम, फिर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में वेयर आर यू गोइंग, देन आपका ये क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था। श्याम ने रिप्लाई किया, अब ये भी ज्यों का त्यों रखा गया है, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। अगर इसी को हम लोग अगर इनडायरेक्ट में चेंज करते तो क्या करते हैं, राम सेड टू श्याम, फिर वेयर ही इज गोइंग, ठीक है। फिर क्या कर लिखते, श्याम रिप्लाइड दैट ही इज गोइंग टू मुंबई, ठीक है। मैंने बस फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता दिया, आ भी सकता है ये। सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM यू यूज्ड बाय यू। एक मतलब अपना टॉपिक चूज करो जो आप पढ़ाओगे, और उसकी डिटेल्स दो। TLM जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने यूज़ किया हो, तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ ज़्यादातर करते हैं सभी लोग, तो उसी के बारे में आप बता दो। आई कैन नेवर थिंक अबाउट क्लास विदाउट ब्लैक बोर्ड। या तो अब आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में, आप चार्ट के बारे में बता दो, कंप्यूटर के बारे में बता दो, या फिर कि कैसे आप उसमें पढ़ाते हो, कैसे आप उसको यूज़ करते हो। कैन बी यूज बाई मैनी वेज बाई टीचर, और इफ ही यूजेज इट प्रॉपरली by drawing diagrams
स्केचेस एंड पिक्चर्स, और बाकी हैंड राइटिंग भी लिख कर सकते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड शुड ऑलवेज बी नीट। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो अब ये ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। अनसीन पैसेज भी एक यहाँ पर दिया हुआ है। अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। एक आदमी रखा गया था जेल में जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। द किंग इंक्वायर्ड एंड फाउंड दैट ही वॉज इनोसेंट। किंग ने पता किया, जानकारी ग्रहण की और पता चला कि वो इनोसेंट था, मासूम था। द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। राजा ने उसको कुछ पैसा दे दिया और उसको कह दिया भाई मुक्त हो आप अब। He went straight to the market where some birds were kept for sale. वो मार्केट गया जहां पर उसने देखा कुछ बर्ड्स जो है बेचने के लिए रखे गए थे। काहे में रखे गए थे? वो एक पिंजरे में रखे गए होंगे, है ना। तो सेल के लिए रखे गए तो ऑब्वियसली पिंजरे में रखे गए होंगे, ऐसे उड़ाते हुए तो रखे नहीं होंगे। He purchased all the birds and set them free. उसने सभी बर्ड्स को खरीद लिया और उन्हें फ्री कर दिया। एट दिस द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड। इसमें शॉपकीपर आश्चर्यचकित हो गया। देन द मैन सेड टू हिम। उसने देखा कि अरे आश्चर्यचकित हो गया तो बोलने लगा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, इफ यू वुड हैव डन द सेम, यू वुड हैव डन द सेम। अगर तुम्हें मेरी तरह जेल में रखा गया होता, अगर तुमने कोई गलती भी ना की होती तो तुम भी यही करते जो आज मैंने किया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। व्हाट डज इट सजेस्ट? तो ये क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट दैट क्रीचर वेदर इट इज मैन और बर्ड शुड नॉट बी मेड अ प्रिजनर विदाउट अ फॉल्ट। तो आप लोगों के घर में भी जितने पक्षी हैं उनको आप फ्री कर दो, क्योंकि उनको एक मतलब इतने दिन कोरोना से तो हम लोगों ने ये सीख ले ही ली है ना, कि जानवरों को जू में कैसा लगता होगा विदाउट एनी फॉल्ट। जब जंगल के राजा को कैद कर दिया जाता है जू में तो उसको कैसा लगता होगा, वो भी फुल लाइफ टाइम के लिए। हम लोग तो कुछ महीनों के लिए कैद थे बस। इसीलिए मैंने आज तक अपने घर में एक भी जानवर नहीं पाला है। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनोसेंट। द एंटोनिम ऑफ वर्ड इनोसेंट क्या होगा? गिल्टी। मतलब इनोसेंट मतलब मासूम, गिल्टी मतलब दोषी। इनोसेंट शुड नॉट बी मेड प्रिजनर्स, ये भी कह सकते हो आप। बढ़ते हैं आगे। डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? बताया था शुरुआत में, जो एक फीलिंग है आपकी जिसको हम देख व छू नहीं सकते हैं। डिनोटिंग अ क्वालिटी, कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट। समथिंग विच कैन नॉट बी सीन टच, जैसे कि गुडनेस है, आपकी अच्छाई है, सच्चाई है, ईमानदारी है, हंसी है और स्लीप है। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे आपके एक और फीलिंग है जैसे आपकी कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। ओ यस द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंक्चुएशन करना था। तो ओ यस जो जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोगों का एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाएगा, मार्क आ जाएगा। और क्योंकि ये एक स्पीच था, ठीक है, जैसे कि तैसा रखा गया था, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बना दिया एक डायरेक्ट स्पीच। सेड द फादर, ये पिताजी ने कहा, मतलब ओ यस यहाँ पे कहा गया और फिर फादर ने आगे कंटिन्यू यहाँ पे किया है, आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। योर्स ट्रूली। अब जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं कोई, उसमें एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली इस तरीके से लिख देते हैं, बट यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे 6th में ही पता चल गई थी क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे इंग्लिश के। टॉम इज ओल्डर देन मी। टॉम इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओल्डर देन आई एम। यहाँ पर जो मी लिखा हुआ है ना, मी जो ये लिखा हुआ है, ये एक तरीके से हम लोगों को आई एम में इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना होता है। देन के बाद हम लोग जो चीज़ लगाते हैं, तो ये इज मी नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख दिया ना इन्होंने, देन मी लगा दिया। बट द राइट आंसर इज देन आई एम। देन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। अब जैसे देन
देन हिम भी होता, टॉम इज ओल्डर देन हिम, देन ही इज, ये होता। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन। अब ये तो आप ही लोग लिख सकते हो। इन्होंने मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन, कि मतलब आपने अपनी छुट्टियां कैसे व्यतीत की। तो इस बार तो हम लोग यही लिख देंगे आई थिंक, कि हम लोगों ने कोरोना में घर बैठे बैठे नए नए चीजें ट्राई करके अपनी छुट्टियां व्यतीत की। ठीक है, तो आई वॉज जस्ट किडिंग। हम लोगों को लिखना है कुछ इसी तरीके का, लिख सकते हो आप, ये चीज भी कुछ गलत नहीं है। डियर आकाश या फिर जो भी आपके फ्रेंड है, और देन यहाँ पर एक कॉमा लगाओगे, फिर उसका हालचाल पूछोगे, भैया आप कैसे हो। पहले सबसे पहले ये एक सभ्यता होती है कि आप कैसे हो। आई एम पिंक, क्या यू मस्ट बी पिंक ऑफ योर हेल्थ, ऐसे करके कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी आशा करते हैं, और हमारी हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी है। अब लेटर कौन लिखता है पता नहीं, अब तो मैसेजिंग में बात करते हैं हम लोग, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं सीधे, बट आपको यहाँ पर लिखना है अगर नंबर पाने हैं तो, क्योंकि ऑफिशियली अभी भी लेटर्स ही चलते हैं। ऑफिशियल अभी भी मैसेज नहीं चलते हैं। यस्टरडे आई गॉट योर लेटर, अब कुछ भी आप बात कर लो, देन आप पैरा चेंज करोगे तो ये वाली दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए, ये मतलब जहां से आपने शुरू किया वो, ठीक, ये यहाँ पे होनी चाहिए, और ये वाली जो है आपकी ये डी के यही चीज देखी जाती है बस आपकी लेटर, और किसी लिए नहीं लिखवाया जाता लेटर। स्टोरी भले कोई ना पढ़ता हो कि आपने क्या लिखा है, ये भले ना कोई पढ़े, स्ट्रक्चर जरूर देखेगा। ये स्ट्रक्चर एक लाइन में होना चाहिए आपका, और डी से यहाँ से, ठीक, और ये इसके बराबर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे लिख दो कि जो भी आपकी स्टोरी है कि हम नैनीताल घूमने गए थे, तो वहाँ पर हॉस्टल में, वहाँ पर एक होटल में रुके हुए थे, वहाँ पे हमने बहुत सारे जू एक जू में गए थे, वहाँ पे जू में ये मुझे मिला, और उस समय स्टडी पॉसिबल नहीं थी, बट मुझे वहाँ काफ़ी मज़ा आया। वहाँ से आके मेरा माइंड काफ़ी कूल हो गया, वहाँ से वापस आके मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और मतलब एक ये एकदम मस्ती वाली नहीं लिखनी है, एक थोड़े से सिंसियर वे में आप लिखिएगा। तो बस ये लिख देना, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेना इसको, और अपने मन से लिख देना। देन योर फ्रेंड, अपना नाम, ठीक, योर फ्रेंड, योर लविंग, कुछ भी लिख सकते हो। और योर फ्रेंड या फिर योर्स, मतलब ये एप्लीकेशन अगर आती है, इसमें तो ओबेडिएंटली लिखना नहीं है। योर्स ओबेडिएंटली अगर एप्लीकेशन आती है तो लिखोगे, और देन इस तरीके से यहाँ पर एंड कर दोगे। हालांकि मैं सही चीज बताऊं तो यहाँ पर एक कॉमा होता है, देन यहाँ पर होता है एक फुल स्टॉप, मतलब योर्स ओबेडिएंटली, देन यहाँ पे एक कॉमा, देन एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ऐसे अपना नाम यहाँ पर लिखना अलाउड वैसा होता नहीं है एग्जाम्स में। और डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल, तो ये तो हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था, तो ये आप चाहो तो एक बार पढ़ लो इसको। टाइप्स ऑफ नाउन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉज करके चाहो तो पढ़ लो वीडियो को आप। ये वीडियो अगर आप 2 बार एग्जाम में देख के जाएंगे ना, तो मतलब समझ लो कि एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं बता रही हूँ, तभी ये वीडियो लंबा जा रहा है मुझे लग रहा है। What is the use of audio visual ads? Give some examples of audio visual ads. तो ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, यानी कि श्रव्य दृश्य एड्स जो हैं, आर इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज्ड बाय द टीचर टू कन्वे द कॉन्सेप्ट्स एंड व्यूज मोर एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली टू द स्टूडेंट्स। द रैशनल ऑफ यूजिंग द ऑडियोविजुअल मटेरियल इज टू अपॉल द आईज एंड ईयर्स, मतलब सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि पे ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्रियां जो होती हैं, ये बच्चों के सुनने में और देखने में मदद करती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखेंगे, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। इसीलिए सिर्फ ऑडियो मेथड या फिर सिर्फ विजुअल मेथड के अपेक्षाकृत ऑडियो विजुअल जो मेथड है वो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ऑडियो विजुअल में हम लोगों के 2 सेंसेस यूज होते हैं, आईज एंड ईयर्स, ठीक। तो आई होप मेरा आंसर आपको ज़्यादा पसंद आया होगा यहाँ पर, जो मैंने आपको बोल के बताया वो, ठीक। एग्जाम्पल्स दे देंगे आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड,
और रेडियो, ये ऑडियो विजुअल अगर एक में बात आ रही है तो आप कंप्यूटर वगैरह एग्जाम्पल में दोगे, खाली ऑडियो खाली वीडियो के आपको तो पता ही है, रेडियो है, चार्ट है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम आउट 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो ये आप एक तरीके से एक पैसेज दिया हुआ है, महात्मा गांधी वॉज born on October 2, 1869 at Porbandar, Kathiawad. In Kathiawad, he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of British. He lived the life of a common man. We call Gandhiji Bapu. He is the father of our nation. तो who ruled over India? How did Mahatma Gandhi live his life? ये तो आप कर ही लोगे। डिफाइन द नाउन विद एग्जाम्पल, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, देखो 17 में भी आ गया, तो ये तो जरूरी देख लो जो बार बार रिपीट हो रहा है। डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल, ये आपका आ गया, तो आपने एग्जाम्पल के साथ में बता ही लोगे आप, इस एग्जाम्पल के साथ में एक सेंटेंस लिख देना, मैं कहूँगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। और ये आइडियाज वाली चीज जरूर मेंशन करना वहां पे। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये साफ साफ दिख रहा है अल्फाबेट, ये साफ साफ दिख रहा है रेसिटेशन, रिसाइटेशन, ठीक है। रिसिटेशन करते हो आप पोएम का, पोएम को क्या करते हो रिसाइट, और यहाँ इसको बोलेंगे रेसिटेशन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउन। एवरीवन टेक ओन सीट, विल टेक ओन सीट, तो एवरीवन विल टेक हिज ओन सीट हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज करना था, तो यहाँ पर हिज जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। बढ़ते हैं आगे। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। समवन हु परस्यूज अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास्ट टाइम। तो सेकंड है गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस। स्पेक्टेटर का मतलब पता है दार्शनिक, गैदरिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपकी गैदरिंग हो रही है, और लिसनर्स की या फिर दर्शकों की मतलब सुनने वालों की, जब सोनू निगम गाना गाते हैं तो लिसनर की जो गैदरिंग होती है, और जब धोनी मैच खेलते हैं तो स्पेक्टेटर्स की जो गैदरिंग होती है किसी भी परफॉर्मेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं ऑडियंस। यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने को आ गया है आपका। अब देखिए जो मैंने चीज़ बताई थी आपको, योर्स ओबीडिएंटली यहाँ पे, और आपका नाम जो भी है यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके से। और यहाँ पे एक फुल स्टॉप आपको लगाना होता है। अब यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है। टू, यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब देखिए इसके बराबर में ये होना चाहिए और इसके बराबर में ये होना चाहिए, ठीक है, और ये एक सीध में होना चाहिए। काइंडली ग्रांट मी फुल फ्रीशिप सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी। फिर यहाँ पर थैंक यू या फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू लिख दो, या फिर थैंकिंग यू लिख दो, या फिर थैंक्स अ लॉट लिख दो, जो मन हो वो लिख दो। यहाँ पर अपनी डेट लिख दो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ही कैन नॉट माई ऑफर, तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर या फिर एक्सेप्ट, ये वाला जो एक्सेप्ट होता है ना, ये होता है के अलावा, मतलब किसी चीज के अतिरिक्त, मतलब कि आई एट एवरीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो भी आप कह दो ब्रेड, एक्सेप्ट उसको छोड़ के सब चीज खाई मैंने, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ही कैन नॉट, ये वाला एक्सेप्ट। डू नॉट वॉक बियर फुट या बेयर फुट, तो बियर तो ये भालू हो गया या फिर सहना हो गया, ये बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव मत चलो वरना कांटा चुभ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग का जनरल एम क्या है, कितने बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप लिख ही लोगे। एंजॉयमेंट के लिए, बाकी प्रेज ब्यूटी मतलब प्रशंसा करने के लिए, रिदम और स्टाइल को प्रेज करने के लिए, ठीक। स्टूडेंट्स को रिसाइट पोएट्री विद प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस कहाँ पे दबाव डालना है, इंटोनेशन और स्टाइल, इन सभी को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय पोएट्री को एंजॉय करने के लिए, बाकी अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इमेजिनेटिव पावर को बढ़ाने के लिए कॉम्प्रहेंशन स्किल भी लिख सकते हो, मतलब लिख दीजिएगा अगर आए। टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा क्वेश्चन। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ।
तो साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ कहलाती है बॉटनी। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, मतलब कि जो ऑथर है उसके नाम के आप जो है विदाउट नाम वर्क कर रहे हो तो जो है एनोनिमस यानी कि अज्ञात। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट भी लोग इसको समझ सकते हैं बट यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी जगह नहीं, तो ये होगा आर्ग्यूमेंट। ये है अनमाउंटेबल कह लो चाहे अनकाउंटेबल कह लो, दोनों चीजें, अनकाउंटेबल भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। द चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, वो मेरी दयालुता कभी नहीं भूलेगा। तो इसको हमको इंटेरोगेटिव करना था सिंपली, तो जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी थी वो सबसे पहले लगा देंगे, विल ही एवर फॉरगेट माय काइंडनेस, आगे क्वेश्चन मार्क, बस करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 82, यहाँ पर वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, तो मैटर के आगे कभी अबाउट नहीं लगाया जाता है। और जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो ये हो जाएगा जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जांपल, एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो भी आप तैयार कर लीजिए। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव इन चारों की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों में से किसी को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, मतलब कि उसकी क्वालिटी बताता है। इट इज अ स्वीट मैंगो, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज ब्रेव मैन, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये यहाँ पे हो गया। इन दिस सेंटेंस स्वीट ब्रेव ऑनेस्ट आर एडजेक्टिव, इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बिलीव हो गया और ये हो गया स्ट्राइक। बढ़ते हैं आगे, आपको आपका क्वेश्चन पेपर एंड की तरफ है एकदम। राइट लेटर, लेटर देखो सभी में आ रहा है। राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, तो बहन की शादी में बुला रहा है, तो आप इसमें क्या होता है, इस तरीके के लेटर में आप सबसे पहले ऊपर एड्रेस यहाँ पे लिखते हो और डियर राहुल करके अपना बुला लो कि आपकी भी दीदी है, आपको भी शादी में आना है और गिफ्ट लेके आना है। फिर यहाँ पे अपना आप लिख दीजिए, एक या फिर 2 दिन पहले फंक्शन में आओ, और मन में आप सोचोगे कि ना ही आए, 1-2 दिन पहले उसी दिन आए, ठीक। योर्स XYZ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डेट। योर्स लविंग करके लिख देना कुछ, तो ज्यादा अच्छा लगता है, हाईलाइटेड लगता है। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम हंग्री, ही सेड दैट ही वाज हंग्री, ये 19 में आया था। ही सेड आई एम हंग्री, देखो इनडायरेक्ट स्पीच का आया है, तो ही सेड दैट, यहाँ पर मतलब सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम दैट लगाते हैं। दैट आई एम हंग्री की बजाय लिख देंगे ही वॉज हंग्री, क्योंकि ये आई चेंज होगा ही के हिसाब से, और एम जो है ये चेंज होगा सेड के हिसाब से। तो सेड क्या है, पास्ट में है, तो इसलिए वॉज हो जाएगा। राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, तो राजू सेड दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इसलिए हम लोग दैट लगाया दे रहा है। इंटेरोगेटिव अगर होते तो जो क्वेश्चन वर्ड था वही हम लोग इस जगह दैट की जगह लगाते। अगर ये चीज़ें भी आपको नहीं आती हैं, पढ़नी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखो, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज मेरी बाई प्रगति मिश्रा, वो जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, आप वीडियो एक एक करके देख लेना। रमेश हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक, रमेश हैज बीन था तो हैज चेंज हो गया सेड के हिसाब से। वैसे यहाँ पर आपके सिंपल ही वाले आने चाहिए, तो आप यही वाले पढ़ लो, और टाइम कम बचा तो ज़्यादा तामझाम के चक्कर में आप ना पढ़ो। राइट 4 सेंटेंसेस, अगर आता है तो एक बार रिवाइज कर सकते हो, 10 ही मिनट लगेंगे। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पोल्यूशन या फिर वैल्यू ऑफ हेल्थ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पर पोल्यूशन पे लिखा हुआ है, पोल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न टाइम्स। वे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिख दो, प्रदूषण के टाइप, रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण है, ये सारे टाइप्स भी लिख दो। और थोड़ा थोड़ा सा आगे, वैसे ये 1 2 3 4 पॉइंट की बजाय एयर पोल्यूशन 1 लाइन लिख दो, देन आप वाटर पोल्यूशन 1 लाइन लिख दो, देन आप इस तरीके से लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा और देखने में भी आपका अच्छा लगेगा। अब देखो 17 का ये पेपर है,
पूरा का पूरा कवर हो गया आपका। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, देखिए सारे पेपर भी आपके यहाँ पर कवर हो गए। ये भी हम लोगों ने किया था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कमेंट चेक करती रहती हूँ, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है, कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर आप ज़रूर से एंटर हो जाइए ग्रुप में। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो इस पेपर में या फिर इंग्लिश के किसी भी पार्ट में, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियोस भी आपके धीरे-धीरे करके सारे अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।